हेलो दोस्तों। आज से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के सब्जेक्ट को सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है ना, बहुत प्यारा, बहुत न्यारा है। हर किसी को इस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाती है, प्यार और मोहब्बत हो जाती है। ठीक है। तो इस टॉपिक को एकदम डेप्थ में, एकदम डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले। आपको एग्जाम में जो प्रैक्टिकल सम पूछा जाएगा, उस प्रैक्टिकल सम को कैसे सॉल्व किया जाता है शॉर्टकट तरीके से, और थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग ने नॉलेज रखा अपने पास, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग सम को सॉल्व कर सकते हैं। और वही इस सब्जेक्ट में मैं आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो इन डेप्थ में हम लोग नहीं जाने वाले। प्रैक्टिकल सम कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज के हमारे पहले टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो पेमेंट ऑफ जीएसटी को दूसरा नाम उसका है नेट टैक्स लायबिलिटी। आप लोग उसको नेट टैक्स लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, या फिर पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो पेमेंट ऑफ जीएसटी क्या होता है? तो पेमेंट ऑफ जीएसटी का मतलब आप लोग ऐसा समझो कि मुझे गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को मुझे कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा, यही हम लोग यहाँ पे पता लगाने की और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसको सीखने के लिए, समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिसके बेसिस पे आपको आसानी से ये टॉपिक क्या बता रहा है वो भी समझ में आ गया। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो समझो कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक डीलर हूँ। मैं क्या हूँ? एक डीलर हूँ। मैं डील करता हूँ। मैं डील करता हूँ, समझो टीवी पे, टीवी में। मैं डील क्या करता हूँ? टीवी में डील करता हूँ। तो टीवी में डील करने का मतलब मैं टीवी को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं टीवी परचेज करके लाता हूँ, और फिर उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करता हूँ और कस्टमर को सेल करता हूँ। कहीं से मैंने खरीद के लाया, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया और कस्टमर को मैंने बेच दिया। तो समझते कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं टीवी समझो कि परचेज करके लाया 8,000 रुपीज का। ठीक है। और टीवी के केस में जो जीएसटी का रेट होता है, टीवी के केस में जो जीएसटी का रेट होता है वो होता है 18%। तो आप लोगों को ये माइंड सेट करना है, या फिर आपको पता रहेगा कि कोई भी, अगर हम लोग कोई भी गुड्स को अगर हम लोग परचेज करते हैं, तो परचेज करते समय हमें उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग किसी शॉप से अगर चिप्स का पैकेट परचेज करके लाते हो 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, तो एमआरपी 5 रुपीज़ लिखा रहेगा, फिर देखो ब्रैकेट में वहाँ पे लिख के देना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस करके। तो वहाँ पे आपने जो टैक्स पे किया ना, वो आपने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया। वहां पे कितना आपने टैक्स पे किया वो मेंशन नहीं है, लेकिन आपने खरीदा और आपने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया समझो से। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही कि अगर हम लोग कोई भी चीज अगर परचेस करके लेके आएंगे, तो उसके ऊपर हमें जीएसटी पे करना ही करना है। तो टीवी के केस में मुझे जीएसटी का रेट कितना पे करना पड़ेगा? 18%। तो मैं इसका अमाउंट है ना, थोड़ा 10,000 ले लेता हूँ, कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने 10,000 का टीवी परचेज किया, और 10,000 के ऊपर मुझे सामने वाले को 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। 18% जीएसटी। ठीक है। तो अगर मैं इसका 18% जीएसटी निकालता तो कितना आएगा? 1,800 आएगा। बस इसको ऐड कर दो, तो मुझे उस सामने वाले को या सप्लायर को मुझे कितना पैसा पे करना पड़ा? 11,800। मतलब मुझे एक टीवी कितने में पड़ा? 11,800 रुपीज में मेरे को एक टीवी पड़ा। ठीक है। अब फिर क्या करूंगा? ये जो मैंने 11,800 का टीवी परचेज किया है, इसके अंदर मैं अपना प्रॉफिट ऐड कर दूंगा। तो समझो कि मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट ऐड किया 3,200 रुपीज का। मैं ऐड करूंगा, तो अब टीवी का प्राइस क्या हो जाएगा? 15,000 रुपीज। मैं टीवी परचेज करके लाया 11,800 रुपीज में। उसके अंदर अपना प्रॉफिट मैंने ऐड किया 3,200 रुपीज। तो अब टीवी का प्राइस कितना हो गया? 15,000 रुपीज। अब ये जो 15,000 रुपीज का जो टीवी का प्राइस हो गया ना, इसको मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा कस्टमर को। ठीक है। अब वो कस्टमर को जब मैं 15,000 में टीवी बेचूंगा, तो कस्टमर मुझे 15,000 तो देगा, साथ ही साथ उस टीवी के ऊपर मुझे कस्टमर से 18% जीएसटी भी क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। ऐसा आपको पता है कि अगर मैंने कहीं से परचेस करके लाया, तो मुझे जीएसटी पे करना है। तो कस्टमर भी तो मेरे से परचेस ही कर रहा है ना, तो उस केस में मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो मतलब उसके एंगल के हिसाब से, जो कस्टमर के हिसाब से, अगर कस्टमर मुझसे परचेस करके लाएगा, तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा।
फिर मेरे एंगल में सोचेंगे तो मैंने भी तो कहीं से खरीद के लाया, तो मैंने भी पे किया था। तो मतलब समझो कि परचेज के टाइम पे पे कर रहा है और मेरे को सेल के टाइम पे टैक्स का पैसा मिलने वाला है। तो समझो कि 15,000 का अगर मैं 18% जीएसटी निकालूं तो कितना आता है? तो 15,000 इंटू 18% तो आता है 2,700। तो इसका मतलब कस्टमर मुझे इस टीवी का प्राइस कितना पे करेगा ऑनलाइन में? 17,700 रुपीज। 15,000 का 18%, हाँ वही है। तो कस्टमर मुझे उस टीवी का प्राइस कितना पे करेगा? 17,700 रुपीज। ठीक है, समझे इतनी बात? चलो अब समझते कि अब मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आपको जीएसटी पे करना है तो जिस सामान को आपने जीएसटी पे किया है और उसी सामान के ऊपर आपने जो जीएसटी का पैसा कलेक्ट किया है उसमें से उसको माइनस कर दो, जो बचेगा उतना मेरे को आके जीएसटी पे कर दो। तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे कैसा है कि देखो, परचेज के टाइम पे मैंने जीएसटी कितना पे किया? 1,800 रुपीज। तो ये परचेज के टाइम पे जो 1,800 रुपीज को पे किया ना, तो इसको टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स मतलब परचेज के टाइम पर सामान को परचेज करते समय अगर मैंने किसी भी तरह का कोई टैक्स पे किया है तो उस टैक्स को बोला जाता है इनपुट टैक्स। तो मैंने इनपुट टैक्स कितना पे किया उस सामान के ऊपर? 1,800 रुपीज। ठीक है, फिर उसी सामान को फिर मैंने 15,000 के हिसाब से बेचा और कस्टमर से देखो मैंने यहाँ पे कितना जीएसटी वसूल किया? 2,700 रुपीज। तो जब कस्टमर को सेल करने के बाद जब हमें टैक्स का पैसा मिलता है, मतलब टैक्स जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स। तो मेरा इनपुट टैक्स कितना हो गया? 1,800 और आउटपुट टैक्स कितना हो गया? 2,700। तो अगर मुझे जीएसटी पे करना है या जीएसटी पेबल कितना होगा, तो क्या करना है आपको? आउटपुट टैक्स में से आउटपुट टैक्स में से माइनस कर देने का इनपुट टैक्स। तो मेरा आउटपुट टैक्स कितना है यहाँ पे देखो? 2,700 रुपीज। और मेरा इनपुट टैक्स कितना है देखो यहाँ पे? 1,800 रुपीज। इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर 900 रुपीज आता है। तो 2,700 माइनस 1,800, तो इसका मतलब मुझे गवर्नमेंट को 900 रुपीज का टैक्स पे करने के लिए। बस यही चीज हम लोग को इस पूरे टॉपिक में करनी, सीखनी और समझनी, और कुछ भी नहीं। मतलब मुझे, या फिर आप लोग इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, नेट टैक्स लायबिलिटी। अगर मुझे नेट टैक्स लायबिलिटी निकालना है तो वही सेम फॉर्मूला, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर दो, आपके सवाल का आपको जवाब मिले। तो ये मंथली वाइज होता है, समझा? बस यही काम आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक में करना है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दूंगा, बस इसको फॉलो कर लेना, आसानी से आपका काम है। कभी कभी इसके अंदर और क्या आ सकता है वो भी आपको धीरे धीरे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। समझा आपको? ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो याद रखो बस। तो अगर आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर करके अगर ऐसा कुछ लिख के दिया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मतलब क्या होता है कि आपने पिछले महीने का जब टैक्स भरा था, पिछले महीने का आपने जो टैक्स भरा था, तो उस टाइम पे आपने कितना एक्सेस टैक्स भर दिया। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं ज्यादा टैक्स पे कर देता हूँ। अब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, तो अभी हम लोग इतना ज्यादा वो नहीं करते। सिंपल सा मतलब आप लोग यहाँ पे ऐसा याद रखो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट अगर लेजर आपको लिख के दिया तो समझो कि ये आपका पैसा रिफंड होने वाला। तो गवर्नमेंट आपको पैसा पे नहीं करती है, अगली बार जब आपको टैक्स भरने के लिए आएगा तो उसमें उसको एडजस्ट कर लेगी उस पैसे। अब वो कैसे क्या होता है मैं सम कराऊंगा तो आपको समझेगा भी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये वर्ड का मतलब याद रखो कि अगर क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर लिख के दिया रहेगा तो समझ आने कि वो पैसा आपका रिफंड होने वाला है या फिर सेट ऑफ होने वाला है। मतलब दोनों दोनों का मतलब एक ही है, सेट ऑफ बोलो या रिफंड बोलो। ठीक है। तो ये जो जीएसटी है, ये जीएसटी को स्टेट वाइज चार्ज किया जाता है, स्टेट वाइज। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग रहते हैं समझो महाराष्ट्र में, विद इन महाराष्ट्र, विद इन महाराष्ट्र, और ये समझो आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है।
तो समझो कि आप लोग अपने स्टेट के अंदर, आप कोई भी स्टेट में हो सकते हो, आप जैसे आप गुजरात में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, कर्नाटका में रहते हो, आंध्र प्रदेश में रहते हो, तो वो आपका विद इन स्टेट हो गया। अगर मैं अपने स्टेट के अंदर अगर गुड्स एंड सर्विसेज में डील करूंगा, तो उस वाले सिनारियो में या तो मुझे CGST SGST पेड करना पड़ेगा, या तो मुझे मिलेगा। तो मैं पेड कब करूंगा? जब मैं कोई चीज परचेस करके लाऊंगा, तो उस वाले केस में मुझे CGST SGST पे करना पड़ेगा। और जब उसी गुड्स को जब मैं सेल करूंगा, तो उस वाले केस में मुझे CGST SGST रिसीव होगा, मतलब मैं कलेक्ट करूंगा विद इन स्टेट। मतलब सेम स्टेट का अगर केस होगा, तो उसमें दो टाइप का टैक्स या तो कलेक्ट किया जाता है या तो पेड किया जाता है। तो वो दो टाइप का टैक्स क्या होता है? जैसे अभी मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के केस में आप लोग CGST और SGST कलेक्ट करेंगे या तो पेड करेंगे। या तो टैक्स कलेक्ट करेंगे या तो टैक्स पेड करेंगे। तो टैक्स को कलेक्ट कब किया जाता है? जब आप उस प्रोडक्ट को सेल करोगे। और पेड कब करते हैं? जब हम लोग कोई इस प्रोडक्ट को क्या करोगे? परचेज करेंगे। ठीक है। अगर मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र में जाके अगर सामान को बेचता हूँ, आउट ऑफ महाराष्ट्र, जैसा आप लोग भी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में रहते रहेंगे, जैसा आप लोग राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान के बाहर अगर आपने कोई सामान को बेचा, जैसा आप लोगों ने महाराष्ट्र में बेचा, गुजरात में बेचा, आंध्र प्रदेश में बेचा, तेलंगाना में बेचा, केरला में बेचा, अगर ऐसे स्टेट में जाके अगर आप लोग आउट अपने स्टेट को छोड़ के बाकी दूसरे स्टेट में जाके अगर सामान को बेचेंगे, तो उस वाले केस में या तो हम लोग आईजीएसटी या तो कलेक्ट करेंगे या तो पेड करेंगे। और कलेक्ट और पेड क्या होता है? अगर आप लोग सामान को सेल करेंगे तो कलेक्ट करेंगे, अगर आप लोग परचेज करेंगे तो पेड करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये क्यों याद रखनी है, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, तो अभी इसके बाद थोड़ी देर में आपको बता। ये समझा? अगर आप लोग आउट ऑफ महाराष्ट्र में जाके अगर किसी भी सामान को अगर आप लोग बेचोगे, तो उस वाले केस में या तो आपको आईजीएसटी आप कलेक्ट करोगे या तो आपको पेड करना पड़ेगा। विद इन स्टेट रहेगा तो CGST SGST, ये माइंड सेट करो। ठीक है। अब ये माइंड सेट होने के बाद अब दूसरी बात समझते हैं आप। सम को मैंने सॉल्व किया, और सम सॉल्व करते समय आपका जो फाइनल आंसर आता है, आंसर की बात करूं, आपका जो फाइनल आंसर आता है, तो समझो कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको रूल ये क्या याद रखना है कि समझो कि अगर आपका IGST नेगेटिव आता है, IGST नेगेटिव में आपका आंसर आता है। अब बहुत लोग को समझता नहीं रहेगा नेगेटिव कैसे होता है, तो जब मैं सम सॉल्व करूंगा तभी आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग ऐसा याद रखो कि अगर IGST अगर आपका नेगेटिव आया, तो सबसे पहला वो एडजस्ट होगा खुद के साथ में, खुद के साथ में एडजस्ट होने के बाद फिर वो एडजस्ट होगा CGST के साथ में, फिर कुछ पैसा बचा तो वो SGST के साथ में एडजस्ट होगा। IGST अगर नेगेटिव आएगा तो पहले वो खुद के साथ एडजस्ट होगा, उसमें से अगर कुछ पैसा बचा तो वो इसके साथ एडजस्ट होगा, उसमें कुछ पैसा बचा तो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये आप लोग याद रखो बस। सम आएगा तभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। ठीक है। फिर उसी के अंदर दूसरा केस है, अगर आपका CGST नेगेटिव है, CGST नेगेटिव आएगा, तो इस वाले केस में आपको क्या याद रखना है कि पहले वो खुद के साथ एडजस्ट होगा, एडजस्ट होने के बाद फिर वो IGST के साथ एडजस्ट होगा, SGST के साथ वो एडजस्ट नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में तीसरा केस आप लोग यहाँ पे याद रखो कि अगर आपका SGST अगर नेगेटिव आता है, तो पहले वो खुद के साथ एडजस्ट होगा SGST के साथ में, अगर कुछ पैसा बचा तो वो IGST के साथ में एडजस्ट होगा। बस इतनी चीजें अगर आप लोगों ने सब जो याद रख लेना, तब लोग आसानी से पेमेंट ऑफ GST के सम को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग इसके प्रैक्टिकल सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको और अच्छी तरह से आइडिया आएगा। जो भी आपके मन में सवाल कुछ भी अगर होगा, तो सम को सॉल्व करने में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, हम लोग सम के ऊपर चलते हैं। तो एक बेसिक करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो लिख के दिया है। ओके, तो क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले बुक्स में से, उसी में से आपको मैं बताने की समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखो लिख के दिया है कि संगीता रजिस्टर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, संगीता नाम की एक डीलर है जो महाराष्ट्र में रजिस्टर है, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, और मंथ ऑफ जुलाई का हमें डेटा लिख के दिया है। तो लिखा था कैलकुलेट हर नेट टैक्स लायबिलिटी, तो हमें उसका नेट टैक्स लायबिलिटी निकालना है, तो इसको नेट टैक्स लायबिलिटी कितना पे करने के लिए आएगा।
फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। फिर आगे लिखा है आई जी एस टी 17,000 है, सी जी एस टी 15,000 है, एस जी एस टी यहाँ पे 15,000 है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे मेंशन किया रहता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग और क्लोजिंग को कुछ मैटर नहीं करता है, लास्ट में उसका मतलब एक ही होता है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अगर आपको लिख के दिया रहेगा तो समझ आने कि वो पैसा आपका क्या होने वाला है, रिफंड होने वाला है। ठीक है, तो मेरा कितना क्या क्या पैसा रिफंड होने वाला उसके बारे में नीचे लिख के दिया है कि आई जी एस टी मेरा 17,000 रिफंड होगा, सी जी एस टी 15,000 रिफंड होगा और एस जी एस टी 15,000 रिफंड होने वाला है। ओके, फिर हमें कुछ डेटा लिख के दिया, तो जब भी हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे ना, तो क्वेश्चन को रीड करते समय आप लोग अपने माइंड में ऐसा एक सेट कर लो बात। क्या सेट करनी है कि उसके अंदर आपको बताना है कि उसके अंदर आउटपुट टैक्स एप्लीकेबल है या फिर इनपुट टैक्स एप्लीकेबल है, ये पहला। फिर दूसरा आपको ये बताना है कि उस कौन से, मतलब अगर सेम स्टेट रहेगा तो सी जी एस टी होगा और एस जी एस टी होगा, अगर अदर स्टेट होगा तो इसमें आई जी एस टी होगा। और अगर विद इन स्टेट वाला अगर केस होगा, विद इन स्टेट वाला अगर केस होगा तो उसमें सी जी एस टी एस जी एस टी आएगा। अगर आउटसाइड ऑफ स्टेट अगर होगा तो उस वाले केस में आपको आई जी एस टी आएगा। बट सवाल अब यहाँ पे ये उठता है कि सर हम मुझे समझेगा कैसे कि किसके अंदर आउटपुट टैक्स होगा, किसमें इनपुट टैक्स होगा। तो आप लोग ये चीज याद रखो, तो जब भी सेल वाला केस होगा, सेल वाला, तो उसमें आता है आउटपुट टैक्स, और जब भी परचेस वाला केस होगा तो उसमें याद रखना इनपुट टैक्स। फिर इसी में, ये तो गुड्स का केस होगा, सर्विस के केस में तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में लिख के देना कि प्रोवाइडेड सर्विसेज, तो प्रोवाइडेड सर्विसेज का मतलब होता है कि हमने किसी को सर्विस प्रोवाइड किया। तो कोई भी इंसान किसी को सर्विस प्रोवाइड कब करेगा, जब वो अपनी सर्विस को सेल करेगा। और सेल के केस में आप लोग क्या करते हो, टैक्स का पैसा कलेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड सर्विस में आउटपुट टैक्स आता है। तो अगर क्वेश्चन में अवेल्ड सर्विस लिख के दिया रहेगा तो समझ आना कि आपने सर्विस परचेज किया है, तो परचेज के केस में फिर इनपुट टैक्स आता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा आपको समझाने के हिसाब से, उस टाइम पे बताऊंगा, बट मैं आपको एक माइंड सेट करा रहा हूँ। अगर ये माइंड सेट हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन रीड करने में मुझे भी हेल्प होगी और आपको समझने में इजी पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखो सबसे पहला लिख के दिया है कि सोल्ड गुड्स एट द रेट 5% जीएसटी टू अमित इन जोधपुर। ओके, तो देखो, तो जो संगीता है वो कौन से स्टेट में रजिस्टर है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर अगर वो डील करेगी तो इसमें सी जीएसटी एस जीएसटी कलेक्ट करेंगे या तो पेड करेंगे। अगर महाराष्ट्र के बाहर वाला अगर कोई दूसरा स्टेट होगा तो उसमें हम लोग या तो आई जीएसटी कलेक्ट करेंगे या तो पेड करेंगे। तो देखो पहला केस लिख के दिया, सोल्ड गुड्स एट द रेट 5% जीएसटी टू अमित इन जोधपुर। तो जोधपुर कहाँ पे आता है, राजस्थान में आता है। तो राजस्थान अदर स्टेट हो गया, तो इस वाले केस में कौन सा टैक्स कलेक्ट करेंगे या पेड करेंगे, आईजीएसटी, मतलब इसमें आईजीएसटी आएगा। अब हम लोग को और एक बात सोचना है कि सेल है कि परचेस है। ओके, सेल है तो इसमें आउटपुट टैक्स आएगा, मतलब आउटपुट टैक्स एंड आईजीएसटी। ठीक है, नहीं समझा कोई बात नहीं, अब दूसरा वाला समझाऊंगा तो आपको समझाएगा। लिखा है सोल्ड गुड्स एट द रेट 12% जीएसटी टू अभय इन मुंबई। ओके, तो हमने गुड्स को बेचा है, तो गुड्स अगर मैं सेल करूंगा तो सेल के केस में कौन सा टैक्स होता है, आउटपुट टैक्स, तो इसमें आउटपुट टैक्स आ जाएगा। अब उसके बाद आपको ये सोचना है कि इसमें सी एस जीएसटी, मतलब सी एस, सी और एस को मैं शॉर्टकट में सी एस बोलूंगा, या तो इसमें सी एस जीएसटी आएगा या आई जीएसटी आएगा। तो देखते हैं। तो मुंबई जो सिटी है वो कौन से स्टेट में आता है, महाराष्ट्र में आता है। तो विद इन स्टेट हो गया, तो विद इन वाले स्टेट में क्या आ जाएगा, सी जीएसटी एस जीएसटी, तो इसमें सी जीएसटी एस जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, परचेज गुड्स एट द रेट 12% जीएसटी फ्रॉम पुणे। तो हमने गुड्स परचेज किया, तो पहले ये सोचो कि परचेज करूंगा तो आउटपुट टैक्स होगा कि इनपुट टैक्स होगा। तो परचेज के केस में इनपुट टैक्स होता है, तो यहाँ पे इनपुट टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। अब उसके बाद आपको ये सोचना है कि इसमें सी आएगा, मतलब सी एस आएगा कि आई आएगा। तो देखो लिख के दिया ना कि 12% जीएसटी फ्रॉम पुणे, तो पूना, जो पुणे नाम का जो शहर है वो भी कौन से स्टेट में आता है, महाराष्ट्र में आता है, इसलिए इसमें सी जीएसटी एस जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है प्रोवाइडेड सर्विस एट द रेट 18% जीएसटी टू पूजा इन दिल्ली। ओके, तो प्रोवाइडेड सर्विस का मतलब क्या हुआ कि हमने सर्विस को बेचा है, सेल किया है, तो सेल के केस में कौन सा टैक्स आएगा, आउटपुट टैक्स आएगा। ठीक है,
अब आउटपुट के बाद आपको क्या सोचना है, कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा, दिल्ली। तो दिल्ली आउट ऑफ महाराष्ट्र हो गया, दूसरा अदर स्टेट आ गया, इसलिए आईजीएसटी आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड सर्विसेज एट द रेट 18%। तो प्रोवाइडेड सर्विस मतलब आपने सेल किया, इसलिए आउटपुट टैक्स। नासिक जो शहर है वो महाराष्ट्र में आता है, इसलिए CGST SGST इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो संगीता जो रजिस्टर है वो कहाँ, कौन सी स्टेट में, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के अंदर वाला जो भी होगा उसके अंदर CGST SGST एप्लीकेबल होगा। फिर अवेल्ड सर्विस लिख के दिए, अवेल्ड सर्विस या फिर इनवर्ड सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सर्विस को परचेज किया। 5% GST फ्रॉम सूरत। तो सूरत जो है, सूरत नाम का जो शहर है वो गुजरात में आता है, तो ये आउट ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इसलिए इसके अंदर भी क्या आएगा, इनपुट टैक्स आएगा और इसके अंदर IGST आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना, नेट टैक्स लायबिलिटी इसके अंदर निकालने। चलो अब इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 टेबल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, तो कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, IGST, CGST, SGST। तो इस ऑर्डर में आपको टेबल बनाना है। तो आउटपुट टैक्स किस में आता है, वापस एक बार बता रहा हूँ कि अगर आप लोग सेल करोगे या फिर प्रोवाइडेड सर्विसेज, अगर ये 2 वर्ड लिख के दिया है तो इसमें आउटपुट टैक्स आता है। तो देखो क्वेश्चन में लिख के दिया है, तो जो ऊपर वाला जो लिख के दिया ना, IGST 17,000, CGST 15,000, SGST 15,000, तो ये वाला जो केस है इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में एडजस्ट करेंगे। अभी हम लोग को सेल वाला और प्रोवाइडेड सर्विस वाला वो वाला केस देखने का। सॉरी, परचेज गुड्स वाला जो था इसमें भी इनपुट आएगा, मैंने शायद गलती से आउटपुट बोला रहेगा। तो देखो, सोल्ड गुड्स एट द रेट 5% GST टू अमित इन जोधपुर। तो ये सेल वाला केस हो गया। तो सेल वाले जितने भी केस रहेंगे और प्रोवाइडेड सर्विसेज वाले जितने भी केस रहेंगे वो सारे के सारे आउटपुट टैक्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लिख के दिया है सोल्ड गुड्स। तो सोल्ड गुड्स टू अभय इन जोधपुर। ठीक है, तो कितने का गुड्स हमने इसको सेल किया है, 12 लाख रुपीज का। तो 12 लाख इंटू रेट ऑफ GST कितना लिख के दिया हमें, 5%। तो जोधपुर अदर स्टेट हो गया। तो देखो, विद इन स्टेट होगा, विद इन स्टेट, तो CGST प्लस SGST। अदर स्टेट होगा तो IGST। इसलिए जोधपुर अदर स्टेट वाला, इसलिए इसका पैसा IGST में लिखेंगे, CGST SGST डैश कर देंगे। तो 12 लाख का 5% कितना होता है, 60,000। तो यहाँ पे 60,000 लिखूंगा और इधर डैश और इधर डैश। ठीक है, विद इन स्टेट रहेगा CGST SGST, अदर स्टेट रहेगा तो IGST। चलो नेक्स्ट। नहीं समझ में आ रहा ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेगा। सोल्ड गुड्स एट द रेट 12% GST इन अभय इन मुंबई, टू अभय इन मुंबई। तो इसका क्या समझते हैं। तो ये भी सेल वाला केस हो गया, इसलिए आउटपुट टैक्स में आएगा। तो सोल्ड गुड्स टू अभय इन मुंबई। ठीक है, कितने का गुड्स बेचा उससे, हमने 11 लाख रुपीज का। तो 11 लाख का कितना परसेंट है, 12%। ठीक है, अब सोचो कि ये जो अभय जो है नासिक में उसने डील किया है। तो नासिक मतलब नासिक, नासिक सॉरी मुंबई। तो मुंबई मतलब विद इन स्टेट हो गया, क्योंकि वो महाराष्ट्र में आता है। तो महाराष्ट्र के अंदर आएगा तो CGST SGST में इसका पैसा आएगा। तो पहले क्या करेंगे, कैलसी पे 11 लाख का 12% निकालेंगे। तो 11 लाख का 12% अगर मैं निकालता हूँ तो 1,32,000 आता है। फिर इसका पैसा फिर दोनों में बांटेंगे। तो दोनों मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में आधा पैसा जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट में आधा पैसा, इसलिए इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो इसका आंसर आता है 66,000। तो यहाँ पे 66,000 आएगा और यहाँ पे 66,000। तो जो विद इन स्टेट वाला जो केस रहता है उसमें क्या रहता है कि जो भी टैक्स का पैसा आएगा
आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को, इसलिए जो भी पैसा आएगा उसको दो से डिवाइड कर दो बस। बट आईजीएसटी में आपको ऐसा नहीं करना है, जो आएगा वो आईजीएसटी में पूरा लिख देना, और जब भी सीजीएसटी में और एसजीएसटी में लिखने की बात होगी तो आपको हमेशा टू से डिवाइड कर देना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या क्या लिख के दिया, तो नेक्स्ट वाला केस हमें लिख के दिया है थर्ड वाला, लिखा है परचेज गुड्स। तो परचेज गुड्स वाला जो है तो वो इनपुट टैक्स में आता है। अभी तो फिलहाल हम लोग कौन सा कर रहे हैं, आउटपुट टैक्स कर रहे हैं, तो इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रोवाइडेड सर्विस। ओके, तो अगर हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि हम सर्विस को सेल कर रहे हैं, और सेल के केस में हम लोग आउटपुट टैक्स को कलेक्ट करते हैं, इसलिए इसका हिसाब किताब आउटपुट टैक्स में होगा। तो क्या लिख के दिया है, प्रोवाइडेड सर्विस, प्रोवाइडेड सर्विस टू, इसको सर्विस दी हमने, टू पूजा, एंड पूजा कहाँ पे रहती है, इन दिल्ली। तो दिल्ली अदर स्टेट हो गया, तो अदर स्टेट का हिसाब किताब आईजीएसटी में करेंगे, आईजीएसटी में रिकॉर्ड करेंगे। तो दिल्ली 70,000, 70,000 इंटू रेट ऑफ जीएसटी कितना लिख के दिया अपन को, 18%। तो 70,000 का 18% अगर मैं निकालता तो कितना आएगा, 12,600। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईजीएसटी के कॉलम में 12,600, सीजीएसटी डैश एसजीएसटी डैश। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिख के दिए, प्रोवाइडेड सर्विसेज एट द रेट 18% जीएसटी टू स्वीटी इन नासिक। ओके, तो ये भी प्रोवाइडेड सर्विस है, तो प्रोवाइडेड सर्विस मतलब सेल किया, तो सेल वाला जो भी केस रहेगा वो आपको आउटपुट टैक्स में लिखना है। तो प्रोवाइडेड सर्विसेज, सर्विसेज टू स्वीटी इन नासिक। तो नासिक, तो नासिक वाला जो केस है वो कौन से स्टेट में आता है, तो नासिक विद इन महाराष्ट्र है, तो अगर सेम विद इन स्टेट रहेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी। तो उसका वैल्यू देख लो कितना लिख के दिया आपको क्वेश्चन के अंदर। तो प्रोवाइडेड सर्विसेज नासिक 1,50,000, तो 1,50,000 इंटू रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18%। तो 1,50,000 का 18%, सॉरी हाँ, 1,50,000 का 18% आता है 27,000। अब 27,000 को आपको दो से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड बाई 2 करूंगा तो आएगा 13,500 फर्स्ट वाला, एंड सेकेंड वाला 13,500। ओके नेक्स्ट, फिर उसके बाद देखो अवेल्ड सर्विस लिख के दे, तो अवेल्ड सर्विस मतलब हमने सर्विस को परचेज किया, इसलिए इसका हिसाब किताब कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, इनपुट टैक्स में, क्योंकि अभी हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हो किसका कर रहे हैं, आउटपुट टैक्स का कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हमने आउटपुट टैक्स का पूरा हिसाब किताब कर लिया, ठीक है, हो गया और कुछ नहीं है, अब इसका टोटल मार्क। तो अगर इसको इसके अंदर ऐड करूंगा तो ये 72,600 आ जाएगा, फिर 66,000 प्लस 13,500, तो ये आएगा 79,500, और ये भी आ जाएगा 79,500। तो ये हमारा हो गया आउटपुट टैक्स का कैलकुलेशन, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग इनपुट टैक्स का करें। नंबर 2, नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स, क्रेडिट भी बोलते हैं इसको, इनपुट टैक्स लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। अब इनपुट टैक्स में आपको क्या याद रखना है कि जो भी आपका परचेस वाला केस रहेगा, परचेस वाला, वो सारी की सारी चीजें इनपुट टैक्स में आएंगी, या फिर अवेल सर्विस। बाकी तो मैंने बताया आपको, विद इन स्टेट रहेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अदर स्टेट रहेगा तो आईजीएसटी। चलो पहला केस देखते हैं। तो अवेल्ड सर्विस वाला, परचेस वाला जो डेटा है ना, वो देखो थर्ड वाले केस में लिखा, परचेस गुड्स
@12% GST फ्रॉम पुणे, तो पुणे से हमने 12% वाला GST गुड्स परचेज किया, कितने का? 50,000 रुपीज़ का। तो परचेज गुड्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम पुणे, कितने का खरीदा है? 50,000 का। एंड रेट ऑफ GST कितना लिख के दिया है हमें? रेट ऑफ GST है 12%। ठीक है। अब ये जो पुणे है वो विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट, तो विद इन स्टेट में CGST प्लस SGST है, तो इसलिए इसका पैसा इन दोनों की कॉलम में लिखिए। तो 50,000 का 12% निकालोगे तो 6,000 आता है, फिर 6,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 यहाँ पे आएगा, 3,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दूसरा केस समझते हैं। फिर दूसरा लिख के दिया है हम लोग को अवेल्ड सर्विस, लास्ट वाला देखो, अवेल्ड सर्विस स्लैश इनवर्ड सप्लाई @5% GST फ्रॉम सूरत 3 लाख रुपीज, नजर आए? तो बस, तो अवेल्ड सर्विस, अवेल्ड सर्विसेज फ्रॉम सूरत, तो सूरत तो अदर स्टेट हो गया, अदर स्टेट के लिए IGST, तो 3 लाख का 5%, 3 लाख का 5% निकालूंगा तो 15,000, इसमें डैश है। बस, और कोई केस है क्या? नहीं, अब टोटल मार दो, तो IGST का टोटल करेंगे तो 15,000, CGST 3,000 और IGST 3, SGST 3,000, ये हो गया आपका टोटल। इस तरह आपको ऐसे 3 स्टेटमेंट बनाने। तो पहला मैंने टेबल जो बनाया जिसमें मैंने आउटपुट टैक्स निकाला टेबल बना के, फिर दूसरा टेबल हम लोग क्या बनाएंगे? इनपुट टैक्स वाला, सेम। एंड लास्ट एंड फाइनल टेबल, नेक्स्ट है कंपुटेशन, लास्ट कंपुटेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी, सेम टेबल रहेगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, IGST, CGST, SGST। नहीं, शायद आपको फॉर्मूला लिख के नहीं दिया रहेगा। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नेट टैक्स, अगर मुझे लायबिलिटी निकालना है तो आपको कैसे निकालना है? आउटपुट टैक्स में से माइनस कर देना है पिछले महीने का कुछ, अगर रिफंड होने वाला है तो पिछले महीने का रिफंड, रिफंड माइनस ये महीने का इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग को अपने आप से ऑटोमेटिकली नेट टैक्स लायबिलिटी मिल जाए। तो पहले मैं लिखता हूँ आउटपुट टैक्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल आउटपुट टैक्स। तो देखो, तो IGST में आउटपुट टैक्स कितना लिख के दिए? 72,600, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 72,600। अब CGST में देखो, तो CGST में कितना है? 79,500, 79,500, और इसका भी है 79,500। तो ये मैंने पहला लिख दिया। तो इतना मतलब मैंने, आउटपुट टैक्स का मतलब होता है कि मैंने कस्टमर से इतना टैक्स का पैसा कलेक्ट किया। अब इसमें से मैंने जो सामान खरीद के लाया उसके ऊपर मैंने जो टैक्स पे किया उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, तो वो इसमें से माइनस कर। लेकिन उसको पहले भी कर सकते, बाद में भी कर सकते, बट मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि आपका आंसर फिर मतलब सॉल्व करते समय आपको थोड़ा इजी पड़ेगा ऐसा। तो क्या करो, आउटपुट टैक्स पहले लिखो, पिछले महीने का मेरा कुछ अगर रिफंड होने वाला रहेगा ना तो पहले इसको इसमें से माइनस कर लो। इनपुट टैक्स पहले भी कर सकते, तो भी आपको दोनों सिनारियों में आंसर सेम ही आ रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, माइनस रिफंड। तो देखो क्वेश्चन में आपको रिफंड लिख के दिया पिछले महीने का। IGST 17,000, CGST 15,000, SGST 15,000 दिखाई दिया। ऊपर देखो लिख के दिया, कैलकुलेट हर नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, उसके नीचे लिखा है देखो, IGST इतना है, CGST इतना है, SGST इतना है, तो बस इसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये 17,000, ये 15,000 और ये 15,000, ये माइनस अभी भी नहीं करना, एक साथ दोनों को लिख के माइनस करेंगे, ये लिख दिया अपन, तो समझो ये माइनस होने वाला। चलो अब तीसरा, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट
टैक्स क्रेडिट। तो आईजीएसटी इनपुट वाला ना, ये देखो यहाँ पे मैंने इनपुट टैक्स निकाला, आईजीएसटी का टोटल कितना है देखो यहाँ पे 15,000, तो ये 15,000 यहाँ पे लिख दिया। फिर ये 3,000, तो 3,000 यहाँ पे लिख दिया, और ये 3,000 है तो यहाँ पे 3,000, बस। अब इसका टोटल मार दो फाइनल आंसर। तो 72,600 में से माइनस करेंगे 17,000, माइनस करेंगे 15,000, तो आंसर आता है पॉजिटिव 40,600। ठीक है। अब उसी तरह 79,500 माइनस 15,000 माइनस 3,000, तो आंसर आता है 61,500। ये भी आएगा 61,500, और कुछ भी नहीं। अगर आपका आंसर सारा का सारा आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो समझो कि आपकी स्टोरी वहीं पे खत्म हो जाती है। अगर कोई नेगेटिव आया तो फिर मैंने आपको नेगेटिव वाले कंसेप्ट बताया था ना, कि अगर आपका आईजीएसटी अगर नेगेटिव आएगा तो पहले वो आईजीएसटी के साथ में एडजस्ट होगा, फिर उसमें अगर कुछ पैसा बचा तो फिर वो सीजीएसटी के साथ में एडजस्ट होगा, उसमें कुछ पैसा बचा तो फिर वो एसजीएसटी के साथ में एडजस्ट होगा। फिर उसी तरह अगर आपका सीजीएसटी अगर नेगेटिव आएगा तो उस वाले केस में पहले वो खुद के साथ एडजस्ट होगा, कुछ पैसा बचा तो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, वो एस के साथ नहीं होगा, याद रखना। फिर एसजीएसटी के केस में कैसा है कि अगर आपका एसजीएसटी अगर आंसर नेगेटिव आया तो पहले वो खुद के साथ एडजस्ट होगा, अगर उसका कुछ पैसा बचा तो वो आईजीएसटी के साथ में एडजस्ट होगा। अब यहाँ पे देखो कोई भी आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है क्या, मतलब अपने सीधा माइनस के आंसर पॉजिटिव आया, तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो समझो आपकी स्टोरी यहीं पे खत्म होगी। तो उस वाले सामने वाले के उसके सामने आप लोग सीधा लिख देना नेट टैक्स लायबिलिटी। तो नेट टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि मुझे आईजीएसटी 40,600 पे करना है, सीजीएसटी मुझे 61,500 पे करना है, और एसजीएसटी मुझे 61,500 रुपीज पे करना है। तो मतलब पॉजिटिव आंसर क्या दिखाता है कि आपको इतना टैक्स भरने के लिए आएगा, या इतना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पर ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा, नहीं समझा रहेगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे और 2-3 सब सिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।